नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो आपके आने वाले यूपीपीसीएस, यूपीआरओ, एआरओ के लिए बहुत ही ज़्यादा खास रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपको फैक्ट के साथ साथ कंसेप्ट भी बताए हैं जो कि आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए काफ़ी लाभदायक रहेंगे। इसीलिए पूरा वीडियो आप देखिएगा, लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे कोई भी ऐसा पॉइंट स्किप ना हो पाए जिसको कि आपको पढ़ना चाहिए। इसके साथ ही यदि आप इस वीडियो के पहले इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो आप उसको पहले देख लिए, उसके बाद इस पार्ट को देखिएगा, जिसके कारण से आपका फ्लो जो बनेगा वो बहुत ही सही क्रम में बनेगा। पूरे फ्लो वाइज आप इसको पढ़ सकते हैं। तो पहले पार्ट को आप देख लीजिए, उसकी हमने लिंक लगा दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है। वहां से आप इसकी लिंक डाउनलोड, पीडीएफ डाउनलोड करके इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए देखते हैं। ओजोन यानी कि O3। O3 ऑक्सीजन के तीन परमाणुओं का योग होती है। तो O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं का योग ओजोन होती है। उसके बाद देख लेते हैं, इसको हम मंडलों के माध्यम से देख सकते हैं कि कौन से मंडल में ओजोन सबसे अधिक पाई जाती है। तो सबसे पहले है पृथ्वी। पृथ्वी के जस्ट ऊपरी भाग कौन सा मंडल होता है? तो क्षोभ मंडल होता है, जिसे ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं। और उसके बाद समताप मंडल होता है, जिसे स्ट्रेटोस्फियर भी कहते हैं। इसी स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन परत सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, यानी कि 90% ओजोन का सांद्रण समताप मंडल में होता है और क्षोभ मंडल में मात्र 10% ओजोन पाई जाती है। उसके बाद है बहिर्मंडल, आयन मंडल। और देख लेते हैं, जो समताप मंडल होता है वो अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित कर लेता है। उसके बाद देख लेते हैं, ओजोन अगर पृथ्वी की सतह के आसपास वायुमंडल में रहेगी तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। तो ओजोन यदि पृथ्वी की सतह के आसपास रहती है तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है। उसके बाद ओजोन लेयर समताप मंडल में पाई जाती है, 90% इसका हिस्सा समताप मंडल में। और ओजोन लेयर क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फियर 10% इसका हिस्सा क्षोभ मंडल पे पाया जाता है। उसके बाद प्राकृतिक रूप से ओजोन संरक्षण या क्षरण, तो रासायनिक प्रक्रिया, प्राकृतिक रूप से ओजोन क्षरण। उसके बाद O3 यूवी रेज, O2+O, ये दोनों मिलकर O3 का निर्माण करते हैं और दिन में क्षरण हुआ। उसके बाद देख लेते हैं, O3+O ओजोन परत का निर्माण करते हैं, जो कि O3 रात में होती है निर्माण। रात में फिर से O3 का निर्माण हो गया। तो पहले अल्ट्रावायलेट किरणें O3 को O2+O में बदलती हैं। उसके बाद रात में O2+ ऑक्सीजन से क्रिया करके फिर से ओजोन परत का निर्माण करता है। उसके बाद मानव जनित ओजोन क्षरण। तो मानव जनित ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार गैसें कौन कौन होती हैं? तो CFC होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, हाइलोन्स, CCl4 और क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार गैसें हैं। उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड, CH3 CCl3 मिथाइल क्लोरोफॉर्म, CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड और हाइड्रोफ्लोरोक्लोरोकार्बन HCFC। उसके बाद देख लेते हैं, उपर्युक्त गैसें मुक्त ऑक्सीजन परमाणु के साथ क्रिया करके ऑक्सीजन और अन्य गैसों का निर्माण करती हैं, जिससे वापस ओजोन के निर्माण के लिए O3 नहीं बनता और ओजोन क्षरण होने लगता है। तो जिससे आपस में या वापस ओजोन के निर्माण में के लिए O3 नहीं बनता और ओजोन क्षरण होने लगता है, यानी कि उपर्युक्त मुक्त गैसें ऑक्सीजन परमाणु के साथ क्रिया करके O3 तथा अन्य गैसों का निर्माण करती हैं, जिससे वापस ओजोन के निर्माण के लिए O3 नहीं बनता और ओजोन क्षरण होने लगता है। उसके बाद देख लेते हैं, सामान्यतः ओजोन
का औसत सांद्रण है वो 300 डेसिबल होता है और ओजोन डिप्लीशन भी 220 डीबी से नीचे होना चाहिए। तो याद रखिएगा 220 डीसी से नीचे होना चाहिए ओजोन का सांद्रण। उसके बाद वायुमंडलीय ओजोन मापक कौन है? तो डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर। उसके बाद फिल्टर ओजोन मीटर। उसके बाद देख लेते हैं वायुमंडलीय ओजोन मापक यंत्रों के नाम। तीसरा है और टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर। तो टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर। उसके बाद ओजोन परत का प्रभाव क्या पड़ता है? तो अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पर आने लगती हैं और अधिक मात्रा में आती हैं। इसका प्रभाव पड़ता है कि समुद्री पारितंत्र का पर प्रभाव पड़ता है, स्किन कैंसर की संभावना होती है, आँखों में जलन होता है, आँखों में जलन व नाक व कान की बीमारियां होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो नाक व कान की बीमारियां होने के चांस बन जाते हैं। उसके बाद ओजोन क्षरण नियंत्रण हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या किए गए हैं? तो वियना का सम्मेलन 1985 में बाध्यकारी नहीं है और 1986 में लागू हो गया है। उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 बाध्यकारी समझौता था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, और किगाली समझौता 2016 में हुआ था। उसके बाद देख लेते हैं नाइट्रोजन चक्र। तो नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रोजन गैस सबसे ऊपर रहेगी और उसको नाइट्रोजन को फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया की मदद से बनाते हैं तो जैविक नाइट्रेट बनता है। और जैविक नाइट्रेट के बाद अमोनियम क्षरण वाली प्रक्रिया होती है और अमोनिया बनती है। फिर अमोनिया से नाइट्रीकरण होता है और NO2 और NO3 बनते हैं और फिर NO2 और NO3 मिलकर UPSI या N2 फिर से बनाते हैं, जो कि UPSI में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं कि टेबल वाइज बनाकर वहाँ पर किस प्रकार से कौन सी गैसों का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो NO2 और NO3 मिलकर नाइट्रोजन गैस का फिर से निर्माण करते हैं। उसके बाद देख लेते हैं हवा में नाइट्रोजन कितने परसेंट है? तो 78% है। पेड़ पौधे नाइट्रोजन नहीं ले पाते। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तो नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन यौगिक में बदलने की प्रक्रिया है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। किसके द्वारा यौगिक बनाता है? तो पौधे की जड़ों में गांठों में मौजूद विषाणुओं द्वारा बिजली के चमकने नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले जीव कौन हैं? तो राइजोबियम, दलहनी फसल और एजेटोबैक्टर क्लस्ट्रीडियम मृदा में पाई जाती हैं। तो राइजोबियम दलहनी फसलों में और मृदा में एजेटोबैक्टर और क्लस्ट्रीडियम। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया में एनाबिना, औलासिरा, नास्टाक, बाढ़ग्रस्त धान के खेतों में। उसके बाद फ्रैंकिया और एजोस्पिरिलम। उसके बाद अम्यूनोकरण, तो अमोनीकरण क्या होता है? परपोषी जीवाणुओं द्वारा शक्तिमान 3 का एक्टिनामाइसाइट तथा कवक। तो अमोनीकरण परपोषी जीवाणुओं द्वारा